क्वेश्चन ये है कि इनिशियली ब्लॉक बी ग्राउंड पर है और ब्लॉक ए को होल्ड करके रेस्ट में रखा गया है और हम चाहते हैं कि ब्लॉक ए को रिलीज करने के बाद ब्लॉक बी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे। तो इसके लिए ब्लॉक ए का मिनिमम मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये भी फाइंड आउट करना है कि ब्लॉक ए को रिलीज करने के बाद चारों पुली में से कौन सा पुली अपने एक्सेल के अबाउट रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर पुली पी का मास स्मॉल एम के इक्वल है और बाकी पुली मासलेस है और साथ में किसी भी पुली के लिए पुली और एक्सेल के बीच में फ्रिक्शन एब्सेंट है, लेकिन पुली व्हील और स्ट्रिंग दोनों के बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर ब्लॉक बी का मास कैपिटल एम के इक्वल है, ठीक है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। मेथड 1 को समझना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेथड 2 जो है वो सिर्फ एक लाइन का है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मेथड 1 पर। तो यहाँ पर ब्लॉक ए का मिनिमम मास फाइंड आउट करना है ताकि ब्लॉक ए को रिलीज करने के बाद ब्लॉक बी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ब्लॉक ए का मास m1 के इक्वल है और रिलीज करने के बाद ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में a1 के इक्वल है, पुली पी का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में a के इक्वल है और ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में मान लेते हैं a2 के इक्वल है। दिस इज ब्लॉक ए, इसका मास मान लेते हैं m1 के इक्वल है और इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में a1 के इक्वल है, ठीक है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में m1g के इक्वल है और ये भी एज्यूम कर लेते हैं कि स्ट्रिंग में टेंशन T के इक्वल है। तो इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रिंग T4 सप्लाई करेगा, ठीक है। पुली P को देखते हैं। तो ये पुली P है, इसका मास स्मॉल m के इक्वल है। तो इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्मॉल mg के इक्वल है। यहाँ पर स्ट्रिंग इस तरफ T4 सप्लाई कर रहा है और यहाँ भी स्ट्रिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में T4 सप्लाई कर रहा है और सेंटर से कनेक्टेड स्ट्रिंग अपवर्ड डायरेक्शन में पुली पर T4 सप्लाई कर रहा है, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में a के इक्वल है, ठीक है। अब ब्लॉक बी को देखते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन T के इक्वल है, इसमें टेंशन T है, इसमें भी टेंशन T है। तो इसमें टेंशन 2T के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये जो पुली है वो मासलेस है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ पुली P का मास स्मॉल m के इक्वल है, बाकी पुली मासलेस है। तो ये पुली मासलेस है, इसलिए इसमें टेंशन 2T के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज ब्लॉक बी, इसका मास कैपिटल एम के इक्वल है और इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में 2T फोर्स एक्ट कर रहा है और इस पर डाउन डायरेक्शन में इसका वेट mg एक्ट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जब ब्लॉक बी मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में तो ग्राउंड का जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राउंड का जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है वो 0 हो चुका है और ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में मान लेते हैं a2 के इक्वल है, ठीक है। अब हम तीनों पर न्यूटन लॉ अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए हो जाएगा m1g माइनस टी इक्वल टू m1a1 इक्वेशन 1। इसके लिए हो जाएगा mg प्लस 2t माइनस टी, दैट इज mg प्लस t इक्वल टू m इंटू a, दिस इज इक्वेशन 2। ब्लॉक बी के लिए
2t माइनस कैपिटल एम जी इक्वल टू कैपिटल एम ए टू, दिस इज इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो यहां पर हम एक्सलेशन में कांस्टेंट रिलेशन भी ऑब्टेन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सिग्मा टेंशन फैक्टर डॉट एक्सलेशन फैक्टर इक्वल टू 0 कर देते हैं, और यहां से हम एक्सलेशन में कांस्टेंट रिलेशन ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक ए के लिए टेंशन और एक्सलेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हो जाएगा माइनस टी ए वन प्लस पुली के लिए ये दोनों टेंशन एक्सलेशन के डायरेक्शन में है, लेकिन ये टेंशन एक्सलेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हो जाएगा 2ta माइनस टी ए, दैट इज ओनली टी ए। ठीक है, अगेन ब्लॉक बी के लिए टेंशन और एक्सलेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हो जाएगा प्लस 2ta2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0, सो दिस इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा a1 इक्वल टू a प्लस 2a2 एंड दिस इज द कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन एक्सलेशन। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि ब्लॉक ए को रिलीज करने के बाद ब्लॉक बी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, मतलब यहाँ पर A2 जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये जो A2 है दिस मस्ट बी ए पॉजिटिव रियल नंबर, A2 कैन नेवर बी ए नेगेटिव। ठीक है, A2 नेगेटिव नहीं होना चाहिए, A2 सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। तो A2 जब पॉजिटिव होगा तो MA2 भी पॉजिटिव होगा, सो वी हैव 2t मस्ट बी ग्रेटर देन कैपिटल MG। ठीक है, बिकॉज A2 इज पॉजिटिव and this imply that t is greater than कैपिटल mg by 2। ठीक है, तो इसी कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1, 2 और 3 से a1, a और a2 की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, और जो इक्वेशन मिलेगा वो टेंशन में मिलेगा, और वहां से हम टेंशन फाइंड आउट करके इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबकी वैल्यू पुट करते हैं, सो दिस इम्प्लाई दैट a1 इज इक्वल टू g माइनस टी बाई m1, g माइनस टी बाई m1 इक्वल टू a इज g प्लस टी बाई m, g प्लस टी बाई m प्लस 2 टाइम्स a2 and A2 is 2t by capital M minus G। ठीक है, तो यहां से दिस इम्प्लाई दैट ये G कैंसिल आउट हो जाएगा, T कॉमन ले लेते हैं, सो दिस इम्प्लाई दैट T इंटू 1 by M1 प्लस 1 बाई m प्लस 4 बाई कैपिटल M इज इक्वल टू 2 इंटू जी। ठीक है, तो अब हम यहां पर t की वैल्यू पुट करते हैं, तो दिस इम्प्लाई दैट ये वाला हो जाएगा 2g डिवाइडेड बाई 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m प्लस 4 बाई कैपिटल M, दिस इज द वैल्यू ऑफ t and this must be greater than capital mg by 2। ठीक है, तो यहां से जी कैंसिल आउट एंड दिस इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पर ये टर्म पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर
ये जो साइन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इम्प्लाई दैट 4 ग्रेटर देन कैपिटल M डिवाइड बाई स्मॉल m1 प्लस कैपिटल M डिवाइड बाई स्मॉल m प्लस ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहां से 4 4 कैंसिल आउट एंड दिस इम्प्लाई दैट 0 is greater than capital M divided by M1 plus capital M divided by small m। ठीक है, but this condition is not possible। ठीक है, यहाँ पर ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मास जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो दिस टर्म इज पॉजिटिव, this term is also positive and there is a plus sign between these two positive terms, so this must be a positive quantity। ठीक है, so this cannot be less than 0। ये जो है वो 0 से लेस नहीं हो सकता, मतलब ये जो कंडीशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब ये कि ब्लॉक ए का मास हम कुछ भी ले लें, ब्लॉक ए का मास हम कुछ भी पुट करें, ब्लॉक ए के मास के किसी भी वैल्यू पर ब्लॉक बी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो अब ये कंफर्म हो गया कि ब्लॉक बी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये जो ग्राउंड है वो प्रेजेंट ना हो, ग्राउंड यहाँ पर अगर एब्सेंट हो जाए, तो जो ब्लॉक बी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सलेरेट करेगा। ठीक है, क्योंकि ब्लॉक बी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सलेरेट करने के लिए ये टर्म पॉजिटिव होना चाहिए एंड दिस टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, मतलब ये कंफर्म हो गया कि अगर ग्राउंड ना हो तो ब्लॉक बी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगा, ब्लॉक बी कभी भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, ए का मास चाहे कितना भी हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में नीचे में ग्राउंड है। ठीक है, तो ब्लॉक बी हमेशा ग्राउंड के कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, तो यहां पर हमने ये एज्यूम किया था कि जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है वो 0 है। ठीक है, यहां पर हमने एज्यूम किया था इस इक्वेशन में कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स अप्लाइड बाय द ग्राउंड इज 0। ठीक है, तो एक्चुअल में ये इनवैलिड है। ठीक है, एक्चुअल में होगा क्या कि ग्राउंड जो है वो ब्लॉक बी पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि ब्लॉक बी जो है वो हमेशा ग्राउंड के कांटेक्ट में रहेगा। ठीक, तो ब्लॉक बी हमेशा ग्राउंड के कांटेक्ट में रहेगा, मतलब A2 जो है वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि A2 की वैल्यू 0 पुट करते हैं और ये जो इक्वेशन है ये इनवैलिड है, दिस इक्वेशन इज इनवैलिड, ये रॉन्ग हो जाएगा और यहां पर हम A2 की वैल्यू 0 पुट करते हैं। नाउ A2 will be 0 and N will not be equal to 0। ठीक है, normal contact force by the ground on the block will not be 0। So we have A1 equal to A, A1 equal to A। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखते हैं और यहां पर A1 की वैल्यू A पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो पहले दोनों को ऐड करते हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर G कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा G इंटू M1 प्लस M इक्वल टू, यहाँ पर A1 को A पुट करते हैं बिकॉज A1 इज इक्वल टू A, तो A कॉमन हो जाएगा, फिर हो जाएगा M1 प्लस M, M1 प्लस M। ठीक है, तो इधर से M1 प्लस M
और इधर से भी m1 प्लस m, ये दोनों कैंसिल आउट, एंड दिस इंप्लाई दैट a इज इक्वल टू g, दैट इज a इक्वल टू a1 इक्वल टू g। ठीक है, और जैसे ही हम यहाँ पर a1 की वैल्यू g पुट करेंगे तो टेंशन की वैल्यू 0 मिलेगी, एंड दिस इंप्लाई दैट टेंशन विल बी 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ब्लॉक ए का मास कुछ भी हो, जैसे ही सिस्टम रिलीज होगा ब्लॉक ए और पुली दोनों फ्री फॉल करेंगे, दोनों का जो एक्सलेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और वो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के इक्वल है। अगेन स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो इमीडिएटली 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये भी चेक करना है कि चारों पुली में से कौन सा पुली अपने एक्सेल के अबाउट रोटेट नहीं करेगा। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि इस पुली में ये एक्सेल है और हम इस स्ट्रिंग में यहां पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट 1। ठीक है, तो अगर इस एक्सेल के रेस्पेक्ट में पॉइंट 1 का पोजीशन चेंज करेगा, ठीक है, मतलब ये जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ चेंज करेगा, तभी ये जो पुली है वो एक्सेल के अबाउट रोटेट करेगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि ब्लॉक ए और पुली दोनों फ्री फॉल कर रहा है। ठीक है, मतलब यहां से यहां तक ये जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ चेंज नहीं करेगा। ठीक है, मतलब पॉइंट 1 का पोजीशन एक्सेल के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं करेगा, इसलिए पुली पी एक्सेल के अबाउट रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, दोनों फ्री फॉल करेंगे। ठीक है, और पुली पी और ब्लॉक ए दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो हमेशा मेंटेन रहेगा। ठीक है, लेकिन ये पूरा सिस्टम फ्री फॉल करेगा तो ये जो स्ट्रिंग है ये नीचे आएगा। ठीक है, तो ये वाला ये स्ट्रिंग जब नीचे आएगा तो यहां पर हम कोई पॉइंट लेते हैं, यहां पर कोई पॉइंट लेते हैं पॉइंट 2, तो पॉइंट 2 जो है इन दोनों एक्सेल के रेस्पेक्ट में मूव करेगा। ठीक है, तो इसलिए से ये दोनों पुली अपने एक्सेल के अबाउट रोटेट करेंगे। क्यों रोटेट करेंगे? क्योंकि एक्सेल के रेस्पेक्ट में स्ट्रिंग जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो जब स्ट्रिंग मूव करेगा तो वो पुली को रोटेट करेगा, बिकॉज देयर इज सफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन द पुली व्हील एंड द स्ट्रिंग। ठीक है, सिमिलरली ये वाला पुली भी रोटेट करेगा। ठीक है, क्योंकि अगेन यहां पर हम कोई पॉइंट लेते हैं पॉइंट 3, तो जैसे सिस्टम रिलीज होगा ये दोनों फ्री फॉल करेंगे और पॉइंट 3 अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब इस एक्सेल के रेस्पेक्ट में स्ट्रिंग मूव कर रहा है तो ये वाला पुली भी एक्सेल के अबाउट रोटेट करेगा। ठीक है, मतलब पुली पी को छोड़कर बाकी तीनों पुलीज अपने एक्सेल के अबाउट रोटेट करेंगे, लेकिन पुली पी अपने एक्सेल के अबाउट रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं मेथड 2 पे। मेथड 2 सिर्फ एक लाइन का है, तो हमें करना यह है कि अगर हम ब्लॉक ए और पुली पी दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल मास मान लें तो ये क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ब्लॉक ए और पुली पी दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल मास मान लेते हैं।
तो सिस्टम कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ब्लॉक ए और पुली पी को कंबाइन करके एक सिंगल मास एज्यूम कर लिया है। तो ये ब्लॉक दोनों का कंबाइन मास है, तो इसका मास हो जाएगा m1 प्लस m। ठीक है, और ये ब्लॉक बी है, ये जो पुली है वो मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे ही इस ब्लॉक को हम रिलीज करेंगे, इसका एक्सेलरेशन दोनों डायरेक्शन में जी के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम मान लें कि स्ट्रिंग में टेंशन टी के इक्वल है, तो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में टी फोर्स अप्लाई हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी टी फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों फोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस पर सिर्फ इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, मतलब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी के इक्वल होगा। ठीक है, एंड इट मीन्स टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी जीरो। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि पुली और ब्लॉक ए दोनों का एक्सेलरेशन डाउन डायरेक्शन में जी के इक्वल होगा, और जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि यहाँ पर m1 की वैल्यू कुछ भी हो, मतलब ब्लॉक ए का मास कुछ भी हो, ये जो ब्लॉक बी है वो राइज नहीं करेगा। ब्लॉक बी अपर डायरेक्शन में कभी भी राइज नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर ब्लॉक बी हमेशा ग्राउंड के कांटेक्ट में रहेगा, और चूंकि स्ट्रिंग में टेंशन जीरो है, तो ग्राउंड जो अपर डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा है वो ब्लॉक बी के वेट के इक्वल होगा। ठीक है, और यहाँ पर ब्लॉक ए और पुली दोनों फ्री फॉल करेंगे, इसलिए पुली पी अपने एक्सेल के अबाउट रोटेट नहीं करेगा, और रिमेनिंग पुली अपने एक्सेल के अबाउट रोटेट करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया। थैंक यू।